हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आज का टॉपिक हमारा है टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है और टैक्स ऑडिट करते कैसे हम लोग। टैक्स ऑडिट, माय वॉइस इज ऑडिबल एवरीवन। राज सिंह, शिवम रस्तोगी। चलो आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। टैक्स ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है, किसी को पता है आप में से, इनमें से? ऑडिट, व्हाट इज ऑडिट? कोई बताएगा मुझे ऑडिट का मतलब क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट ऑडिट कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल ऑडिट करने के लिए, और टैक्स ऑडिट किस एक्ट के अंदर आता है, इसको हम पढ़ेंगे। और जहां तक हमारी ये क्लास है, टैक्स ऑडिट का कोर्स हम इसलिए लाए हैं कि टैक्स ऑडिट एक्चुअली जितने सारे सीए हैं हमारी इंडिया में, सबकी इनकम टैक्स, जो भी सीए हमारे कमा रहे हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में, मेन सोर्स उनका इनकम टैक्स ऑडिट होता है, क्योंकि टैक्स ऑडिट एक टर्नओवर बेस होती है हमारी। तो इसमें सबसे पहले हमें इनका बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होता है, बेसिक में ऑडिट क्या होता है। अब ऑडिट का मतलब पता होना चाहिए। ऑडिट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। Audit is an independent examination of financial information of any entity. अब इसमें कोई मुझे बताएगा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब हमारा होता है कि को जब एक सीए ऑडिट जब एक सीए ऑडिट के लिए जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो उस पे अगर वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस है वो, तो इन्फ्लुएंस में वो ऑडिट अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएगा ऑडिट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑडिट है वो इन्फ्लुएंस तो नहीं है एक्सटर्नल एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी की एंटिटी से। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार डैम करें मैसेज में कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब समझ में नहीं आया है। तो माई वॉइस इज ऑडिबल। अगर आप वॉइस में मैसेज नहीं डाल सकते तो चैट में मैसेज मेरे को कर दो कि माई वॉइस इज ऑडिबल। चलो आगे का कंसेप्ट देखते हैं। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अब इसमें एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी हमारी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एनपीओ भी हो सकती है। तो इसमें हमें अब किसी फर्म का ऑडिट करना है। फर्म को ऑडिट में फर्म का ऑडिट करना है तो फर्म का ऑडिट कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब इंडिपेंडेंट ऑडिट मतलब ऑडिट स्वतंत्र, ऑडिटर स्वतंत्र है, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है कि वो ऑडिट रिपोर्ट किसी इन्फ्लुएंस में बना के देगा, वो इंडिपेंडेंटली बना के देगा किसी एंटिटी की। अब बात आती है टाइप ऑडिट। ऑडिट का मतलब समझ में आ गया हमें कि ऑडिट होता क्या है। और अब आगे की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने, ऑडिट के टाइप्स क्या होते हैं। वैसे हम देखें ऑडिट टाइप्स तो बहुत सारे ऑडिट के होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन के अंदर, कुछ एक्ट के अंदर हमें बोल रखा है कि मैंडेटरी ऑडिट्स होते हैं और कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं जो वॉलेंट्री होते हैं। बेसिकली वैसे हमारे दो टाइप्स के ऑडिट होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के ऑडिट होते हैं। एक ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, मतलब हमारे इंडिया के लॉ, जो हमारे लॉ बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लॉ बने हैं उसमें मैंडेटरी कर रखा है कि लॉ
के अकॉर्डिंग हमें ऑडिट मैंडेटरी है। तो जैसे हमारा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। सर जी इसका रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड वीडियो पोर्टल पे हमारे मिल जाएगा, वीएमई क्लासेस पे। आज हम टैक्स ऑडिट का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि हम किन किन एंटिटियों का टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बाद आज थोड़ा हम बेसिक देखेंगे टैक्स ऑडिट का। उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में उसका प्रोसेस क्या होता है टैक्स ऑडिट का। बुक फिनाइलाइजेशन हो गई हमारी, बुक फिनाइलाइजेशन के बाद हमें टैक्स ऑडिट कैसे करना है, कैसे फाइलिंग होगी, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, पेनल्टी क्या होती है। तो उसके बारे में तो आज हम थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट क्यों जरूरी है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो उसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे हम। और अगर आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे वीएमई क्लासेस का पोर्टल है, आपको उस पर मिल जाएगा। अब किसी को कुछ इश्यू है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, चैट कीजिए कि अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ डाउट है तो इसमें समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताइए, कोई क्वेरी है। ठीक है। अब अब हमारे ऑडिट ऑडिट का मतलब तो हमें समझ में आ गया। एक बार शुरू से रिपीट कर लेते हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन हुए हैं। एक बार शुरू से ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन ज्वाइन हो गया। एक बार शुरू से हम देख लेते हैं कि मतलब हमारा टॉपिक क्या है। टैक्स ऑडिट, साथ टैक्स ऑडिट। सबसे पहले हमने टॉपिक हमारा आज का था टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट ओवरव्यू देखना है हमें आज इसका, टैक्स ऑडिट का। तो ओवरव्यू में मैंने स्टार्ट किया कि ऑडिट क्या मतलब होता है। तो ऑडिट ऑडिट में राज सिंह जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब एक ऑडिटर आता है, वो अपने ओपिनियन देता है किस पे, फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल क्या होते हैं हमारे, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल हमारे होते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो उनको रिव्यू करता है प्रॉपर तरीके से और उस पे अपने ओपिनियन देता है। और वो ओपिनियन जो देता है वो इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंटली देता है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। क्योंकि आप कोई एंटिटी है, उसकी एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर भी होते हैं जो किसी ऑडिटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जो एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि जो ऑडिट होएगा वो एक ऐसे पर्सन से कराना है जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी से प्रभावित ना हो। तो ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। देन हम आगे टाइप्स ऑफ ऑडिट पे। ऑडिट का मतलब हमें पता चल गया कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। अब वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब ऑडिट किस किस को रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी, किसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऑडिट किसको करवाना है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में दो टाइप्स के ऑडिट होते हैं हमारे। एक तो ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर लॉ, मतलब किसी प्रोविजन, किसी एक्ट के अंदर मैंडेटरी कर रखा है एंटिटी को कि आपको ऑडिट करवाना है। जैसे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स ऑडिट है हमारा। एज पर कंपनी एक्ट में आ जाओगे तो आप स्टैच्यूटरी ऑडिट आ जाएगा। अब दूसरा आ जाता है हमारा, सेकंड आ जाता है हमारा वॉलेंट्री। किसी को पता है वॉलेंट्री कैटेगरी में कौन सा आएगा। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ तो हमें समझ में आ गया कि जो लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है। अब कोई मुझे एक बात बताएगा कि वॉलेंट्री कैटेगरी में कौन कौन सी फर्में और किस टाइप के ऑडिट को हम कंसिडर करेंगे। एनीवन एल्स? शिवम, राज, विवेक?
एनीवन एल्स बताएगा वॉलेंट्री कैटेगरी में किस टाइप के ऑडिट आएंगे? एनीवन एल्स कोई बताएगा मुझे? अगर आपको इसको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आप मेघा मैम से कांटेक्ट कर सकते हो, जो हमारी फैकल्टी है यहाँ की वीएमई क्लासेस की। अभी तो आज मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, आगे का प्रोसेस आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ क्या है टैक्स ऑडिट की, और एक्चुअल में बुक फाइनलाइजेशन कैसे होएगा बाय प्रैक्टिकल, कैसे बुक फाइनल को फिर टैक्स ऑडिट तक के प्रोसेस में हम बताएंगे आपको, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट कैसे फाइल होती है, ये सारी चीजें आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। आज तो मैं बेसिक बेसिक थोड़ा कवर कर दे रहा हूँ, जिसको जिन बच्चों को पता नहीं है ऑडिट होता क्या है, ऑडिट किस टाइप का होता है, किनको रिक्वायरमेंट है, वॉलेंट्री कैटेगरी में क्या आता है हमारा, लॉ में क्या आता है, लॉ में किसको मैंडेटरी कर रखा है, तो वो आज हम बता रहे हैं। तो वॉलेंट्री कैटेगरी का किसी को पता है तो प्लीज मैसेज करिए, ऐसे मजा नहीं आएगा, आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे जब भी तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में क्लासेस को। वॉलेंट्री कैटेगरी में क्या क्या ऑडिट, किस टाइप के ऑडिट्स कंसीडर होते हैं, देखो चलो मैं बता देता हूँ। लॉ में तो हमको पता चल गया कि कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैच्यूरी ऑडिट, इनकम टैक्स 1961 के अंदर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। अगर बैंक ऑडिट होना है तो बैंक ऑडिट, ब्रांच बैंक ऑडिट भी होता है, उनका उनका ब्रांच का भी ऑडिट होता है। इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी का है, उसका इंश्योरेंस एक्ट देखना होता है, उसके प्रोविजन देखने होते हैं, उसके अंदर मतलब उनका लॉ बना हुआ है, तो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉलो करके उनका ऑडिट करना होता है एक ऑडिटर को। लेकिन अब वॉलेंट्री कैटेगरी में कौन बताएगा कि क्या स्कोप, क्या प्रोविजन, क्या चीजें फॉलो करनी है? वॉलेंट्री कैटेगरी में तो कोई लॉ है नहीं हमारा, वॉलेंट्री कैटेगरी में कोई लॉ है नहीं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी ले लेते हैं इसको, मतलब वॉलेंट्री कैटेगरी में कौन डिसाइड करेगा, कौन प्रोविजन बताएगा कि आपको आपको एंटिटी में जाके क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीज फॉलो नहीं करनी है, तो ये क्या बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा हमें एंटिटी का। अब मैनेजमेंट ने हमें बता दिया एरिया, स्कोप, क्या एरिया रहेगा, क्या स्कोप रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर वहां पे ऑडिट करेगा रखे। इसमें हमारे टाइप वॉलेंट्री कैटेगरी में आपने सुना होगा इंटरनल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, और मैनी टाइप्स, और बहुत सारे ऑडिट कवर होते हैं वॉलेंट्री कैटेगरी में, जिसमें मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उसकी जो फाइनेंशियल बनने है उसमें कुछ गड़बड़ ना होना चाहिए। मतलब वी कैन से कि मैनेजमेंट देखेगा कि जो हमारा जो जो मतलब जो स्कोप है, मतलब जो कंपनी का स्कोप है उसके अंदर बहुत सारे वर्कर, बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं, जिसको मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये सारी चीजें सही हैं या गलत हैं, तो वो क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को पकड़ता है और ऑडिट कराता है अपने फर्म को वॉलेंट्री बेसिस पे कि भाई हमारे इंटरनल ऑडिट करके दो। अब वो इंटरनल ऑडिट में कंपनी के अंदर एक सीए भी कर सकता है और कोई पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है। इंटरनल ऑडिट के केस में बता रहा हूं मैं, कौन ऑडिट करता है, कंपनी के अंदर पर्सन की, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उसमें किसी को ऑथराइज किया कि आप मुझे, वो सीए भी हो सकता है, वो सीए भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, जो एज अ प्रैक्टिस में नहीं है, वर्क कर रहा है, वो बताए, वो इंटरनल ऑडिट करेगा, वो चीजों को बताएगा क्या स्कोप रहता है। अब दूसरा कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है हमारा कि एक ऑडिटर टाइम सेट कर लेता है कि अभी 3 महीने में क्वार्टरली बेस पे ऑडिट करेगा आके, लेट सपोज क्वार्टरली बेसिक्स पे 3 महीने में आके, 3 3 महीने में आके आता है और वो देखता है कि कंपनी के फाइनेंशियल, जहाँ पे जहाँ पे उसका मैनेजमेंट है, जहाँ पे उसका ऑफिस है, वो प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इशू है, कि जो अकाउंटेंट हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अकाउंटेंट कई बार बीच में चीजों को गड़बड़ कर देती है, तो उसकी चीजों को देखता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ में आया कि मतलब ऑडिट होता क्या है। होता तो बहुत चीजें तो बहुत सारी होती हैं ऑडिट में, ऑडिट जस्ट
5 वर्ड का मतलब ऑडिट, ऑडिट 5 वर्डों से बना हुआ है, लेकिन 5 वर्ड वो काफी बड़े हैं, तो उसको हम मतलब इस लेक्चर में तो मैं बता भी नहीं सकता, और बहुत सी चीजें होती हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आपको बता दिया मतलब क्या होता है। तो हम अब आगे का हम मेन कंसेप्ट पे, मेन ओवरव्यू पे आ जाते हैं हम अपने, कि मेन ओवरव्यू हमारा क्या था, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट किसको होती है? देखो सही बताऊं, जो भी अकाउंटेंट अकाउंटेंट या सीए अपनी ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है, उसको टैक्स ऑडिट तो करना आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जितने भी इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, एवरी ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को ऑडिट की जरूरत होती है, टैक्स ऑडिट की जरूरत होती है। तो अगर कोई अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस या चार्टेड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस सेट करना चाहता है, तो उसे टैक्स ऑडिट तो करना आना चाहिए। अगर टैक्स ऑडिट नहीं आता तो फिर मतलब फिर फायदा ही नहीं है, क्योंकि जितने भी इंडिया में सीए हैं ज्यादातर टैक्स ऑडिट से पैसे कमा रहे हैं। और टैक्स ऑडिट किसको रिक्वायरमेंट है, हम उसकी बात देख लेते, उसको देख लेते हैं अब। रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट। अब आप पूछोगे टैक्स ऑडिट करेंगे किसको? टैक्स ऑडिट करेंगे हम बुक्स का। अब बुक्स कौन बनाएगा, हमें ये भी पता होना चाहिए। और बुक्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारा सेक्शन है, अंडर सेक्शन 1, अंडर सेक्शन 44AA बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करेगा, मेंटेन करना पड़ेगा? अब एवरी पर्सन जो बिजनेस और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा अपना, एक्ट पर अंडर सेक्शन 44AA। अब इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होएगा। मैंने आपसे पूछा था टैक्स ऑडिट करेंगे किसका? टैक्स ऑडिट होएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन में, किसको मैंडेटरी है? अब एवरी पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, उसको रिक्वायरमेंट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट को मैंडेट करने की। अब एक बार हम टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, टैक्स ऑडिट की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ बिजनेस टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट किसको है? टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट टर्नओवर वाइज कर रखी है गवर्नमेंट में, डिसाइड एज पर लॉ। देखो, इन केस ऑफ बिजनेस, अगर कोई पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व है और उसकी टर्नओवर या ग्रोथ रिसिप्ट, उसकी टर्नओवर या ग्रोथ रिसिप्ट प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ एक्सीड होती है, तो उसे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। किसको ऑडिट, किसको रिक्वायरमेंट है? जि, जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ एक्सीड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है एक। किसी को एक्सेप्शन पता है? अगर किसी आप में से किसी को पता है, प्लीज मैसेज करो, बताओ अगर कोई एक्सेप्शन है इसमें। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए कैसे होता है, इसमें एक्सेप्शन क्या है। देखो, ये तो पता चल गया कि इन केस ऑफ बिजनेस, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसकी ग्रोथ रिसिप्ट प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ एक्सीड होती है, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना है। टैक्स ऑडिट कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट करेगा, जो जिसके पास सीओपी होगी, जो प्रैक्टिस में है, तो टैक्स ऑडिट वो करेगा। अब ये टैक्स ऑडिट में टर्नओवर की लिमिट क्या है? 1 करोड़। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर आपकी 95% ट्रांजेक्शन्स
B2B है, देन आपकी जो टर्नओवर है उसका स्लैब बढ़ जाएगा। देखो, ये तो पता चल गया कि जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, उनको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब है? जब 1 करोड़ प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? एनीवन एल्स? हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट किसको है? टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। किसी ने मैसेज तो क्या है? यस सर। सॉरी। अब मुझे कोई ये बताएगा कि टैक्स ऑडिट इसमें प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जैसे अभी ईयर हमारा चल रहा है 23-24, 2023-24 चल रहा है अपना। तो इस केस में प्रीवियस ईयर क्या है, आप बताएंगे मुझे? असेसमेंट ईयर क्या है? संदीप कुमार जी ने लिखा है असेसमेंट ईयर 23-24 का, पर प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। ठीक है जी। तो अब जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 22-23, जैसे संदीप जी ने बताया, उनको ही ले लेते हैं हम। प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23। अब प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स ऑडिट की किसकी रिक्वायरमेंट है, ये बताएगा कोई? अभी मैंने जस्ट आपको डिफाइन किया है। देखो, अगर 2022-23 में जो बिजनेस में, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उसके लिए टर्नओवर है हमारी 1 करोड़। अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड होती है तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर 95% ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो बिजनेस की रिसिप्ट एंड पेमेंट है। B2B, B2B का मतलब क्या है? बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक में भी हमारा अकाउंट पे ही होना चाहिए, अकाउंट पे। मैंने रेड से डिफाइन कर दिया जिससे समझ में आ गया। B2B मतलब बैंक टू बैंक, और अकाउंट पे ही मतलब अकाउंट में। अब ये नहीं है कि आपने चेक काट के दे दिया और वो अकाउंट पे ही नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को B2B नहीं समझा जाएगा, अकाउंट पे ही होना चाहिए। ठीक है जी। मतलब टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड होगी तो हमें टैक्स ऑडिट कराना है। अगर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वॉल्व है एनी पर्सन, पर्सन में हमारी कंपनी, इंडिविजुअल, HUF, AOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारी, और NPO हो गई हमारी। एज पर्सन की डेफिनेशन भी डिफाइन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो काफी डिटेल में हो जाएगा, क्योंकि हमें इस कोर्स में प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है टैक्स ऑडिट की, प्रैक्टिकल अप्रोच। आज मैं बस थोड़ा थोड़ा बेसिक ले रहा हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए। अगर उसके पास कोई क्लाइंट आया है और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड हो रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि इसका टैक्स ऑडिट करना है। और टैक्स ऑडिट के लिए हमें टर्नओवर लिमिट पता होनी चाहिए, और टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें ये भी देखना है कि उसकी ट्रांजेक्शन देखनी है। B2B है, अकाउंट पे ही है, 95 ट्रांजेक्शन B2B होने चाहिए। अगर 95 ट्रांजेक्शन B2B हो तो ये 1 करोड़ का जो स्लेब है ये एक्सीड हो जाएगा आपका, यहाँ 1 करोड़ नहीं होएगा।
अब मैं उसका आगे डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट हो गई, जिसमें 1 करोड़ की लिमिट चाहिए। सेकंड में, अगर हमारी ट्रांजेक्शन B2B और 95% तो क्या लिमिट होगी टैक्स ऑडिट कराने की? कोई बताएगा? 95 ट्रांजेक्शन, संदीप कुमार जी। क्लियर, 95% बोथ रिसीप्ट एंड पेमेंट, इफ एनीवन लेस देन 95 एक्सपेंसिव नॉट एप्लीकेबल। कोई बताएगा? अगर सारी ट्रांजेक्शन हमारी 95% या उससे ज्यादा और ग्रेटर देन, मैंने यहां लिख देता हूं, ग्रेटर देन 95% ट्रांजेक्शन और ग्रेटर देन B2B और अकाउंट पे ही, तो टर्नओवर लिमिट क्या होगी टैक्स ऑडिट कराने की? कोई बताएगा मुझे, अगर किसी को पता है तो? एनीवन एल्स? संदीप, शिवम, आपको ये तो पता चल गया कि अगर लेस देन 95% ट्रांजेक्शन हमारी B2B नहीं है तो 1 करोड़ की लिमिट है टैक्स ऑडिट कराने की। अगर ट्रांजेक्शन 95% ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट, हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट 95% 95% या उससे ग्रेटर देन है, तो हमारी टर्नओवर लिमिट क्या होगी टैक्स ऑडिट कराने की? 10 करोड़। समझ में आया जी? कि अगर हमारी किसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन 95% या 95% से ज्यादा बैंक टू बैंक और अकाउंट पे ही है, बैंक टू बैंक में भी अकाउंट पे ही है, देन हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगी। सॉरी, 95% से ज्यादा होगी तो 10 करोड़ की लिमिट है। 10 करोड़ क्रॉस होता ही आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। ठीक है जी। अब देखो, मैंने यहाँ पे नोट में 95% ट्रांजेक्शन B2B देन टर्नओवर स्लैब विल बी इंक्रीज, इसके बाद मैंने कुछ और भी लिखा है। इफ पर्सन ऑप्टेड प्रेजम्पटिव स्कीम, देखो, अगर एक हमारा सेक्शन अंडर सेक्शन 44 AD है, अगर पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व है, 44 AD में प्रेजम्पटिव स्कीम है, जिसमें उसमें ये डिफाइन है कि अगर जो टोटल टर्नओवर है उसको 6 या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रेजेंटिव स्कीम उसने ऑप्ट कर रखी है, देन हमारी ये जो टर्नओवर है ये नॉट एप्लीकेबल है। अगर वो प्रेजेंटिव स्कीम में है, नॉट एप्लीकेबल प्रेजेंटिव स्कीम। ठीक है जी। अगर उसने प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उसको, उसकी टर्नओवर, देखो, आप क्या बात, संदीप जी, क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा अकाउंट पेई में? देखो, यूपीआई ट्रांजैक्शन अकाउंट पे किसका करेंगे हम? चेक के थ्रू। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे तो यूपीआई के थ्रू भी किसी बैंक में जाएगा ना, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व होएंगी एज अ B2B। ठीक है जी। देखो, यहाँ भी एक्सेप्शन है, इफ पर्सन नॉट ऑप्टेड प्रेजम्पटिव, मतलब अगर उसने प्रेजम्पटिव स्कीम और 95% ट्रांजेक्शन नहीं है तो 1 करोड़ है। अगर उसकी 95% ट्रांजेक्शन B2B और अकाउंट पे ही है तो 10 करोड़ है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर उसने, इफ पर्सन नॉट ऑप्टेड प्रेजम्पटिव स्कीम, देखो, दो स्लैब हो गए हमारे बिजनेस के केस में, एक तो 1 CR का हो गया, एक 10 CR का हो गया। 1 CR में तो हमें पता चल गया कि अगर बिजनेस की ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड होती है और उसकी 95 से ज्यादा ट्रांजेक्शन, 95 से कम ट्रांजेक्शन बैंक में है, B2B है, तो उसको 1 करोड़ की लिमिट है। अगर 95% या उससे ग्रेटर देन ट्रांजेक्शन B2B है तो उसके लिए 10 करोड़ की लिमिट है। ठीक है जी।
अब जब इसमें भी एक केस है कि अगर इन्होंने प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखा, ठीक है जी, प्रेजेंटिव स्कीम, अब इसमें एक लिमिट और आ गई। अब देखो हमने 1 करोड़ की लिमिट की बात कर ली, 10 CR की बात कर ली, अब हमारी ये प्रेजेंटिव स्कीम वाला रह गया। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरी स्लैब क्या आ गया, टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट इक्वल टू 2 करोड़, इक्वल टू 2 करोड़ या लेस देन 2 करोड़ है टोटल टर्नओवर, और उसने प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है, इफ ऑप्टेड प्रेजेंटिव स्कीम, टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट इक्वल टू 2 करोड़ या लेस देन 2 करोड़ है, और उसने प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है, देन उसको टैक्स ऑडिट कब करवाना पड़ेगा, अगर वो 2 करोड़ का प्रॉफिट 6% और 8% से लेस देन डिक्लेयर करना चाहता है। अगर वो 2 करोड़, प्रेजेंटिव स्कीम में क्या बोला गया है, प्रेजेंटिव स्कीम में बोला गया है कि अगर आप प्रेजेंटिव स्कीम के थ्रू टैक्स ऑडिट कराना चाहते हो तो आपको 6% या 8% से प्रॉफिट नीचे डिक्लेयर करना है। अब तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर 6% या 8% से अबव आप डिक्लेयर कर रहे हो, देन नॉट एप्लीकेबल टैक्स ऑडिट, डिक्लेयर लेस देन 6% और 8%, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल। डिक्लेयर मोर देन 6% और 8%, टैक्स ऑडिट नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया जी? देखो 3 स्लैब हो गए हमारे, तीन स्लैब हो गए हमारे। पहला 1 CR, 1 CR कब है हमारा, जब ट्रांजेक्शन लेस, B2B ट्रांजेक्शन लेस देन 95% है, लेस देन 95% है, तो हमारी टर्नओवर क्या होगी, 1 करोड़, तो हमें टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा, किसका, बुक्स का, बुक्स का टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। और अगर टोटल ग्रोथ, अगर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट 95% से ज्यादा है B2B और अकाउंट पे, देन टर्नओवर क्या है, 10 करोड़। 10 करोड़ में आप लोगों को कराना पड़ जाएगा बुक्स का टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कौन करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। ठीक है जी। इसमें भी क्या है, अगर उसने प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखी है, ठीक है जी, प्रेजेंटिव स्कीम इन केस ऑफ बिजनेस है हमारी 44AD, अगर वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो 44ADA है हमारी, उसके अंडर सेक्शन 44ADA एडी, अगर अगर वो टर्नओवर प्रेजेंटिंग स्कीम 44AD में डिक्लेयर करता है तो 2 करोड़ है। मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोफेशन पे नहीं आया हूँ। ठीक है जी, बिजनेस में समझ में आ गया, क्लियर है ये आप लोगों को, एनी डाउट? देखो ये तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए, अभी तो मैं इसके आगे प्रैक्टिकल कोर्स चलाऊंगा, टैली बीजी में कैसे बुक्स फाइनल करते हो, उसका टैक्स ऑडिट कैसे करेंगे, मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल डाटा पे, बैंक स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट को, ऑडिटेड बैलेंस शीट कैसे करनी होती है, कैसे ऑडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे बैलेंस शीट का और टैक्स ऑडिट, पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये तो जस्ट अब बेसिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट करें क्यों। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप अपने क्लाइंट का कैसे करोगे। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता नहीं होगी तो क्लाइंट आपसे खुद पूछ लेगा कि भाई मेरी 10 करोड़ की लिमिट है, तो आप बताओ टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है नॉट एप्लीकेबल है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी 95% से ज्यादा ट्रांजेक्शन B2B या अकाउंट पे ही है, देन आपको 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो आपको 1 करोड़ में ऑडिट कराना पड़ जाएगा। और अगर आप प्रेजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो
और प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को कम करना। देखो टैक्स ऑडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को मैनेज करना। प्रॉफिट को कैसे मैनेज करें, तो प्रेज्यूम्ड स्कीम क्या है, अगर 6 टर्नओवर 2 करोड़, लेट सपोज आप 2 करोड़ ग्रोस रिसीप्ट है, उसमें से उसका प्रॉफिट 6% और 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो 2 करोड़ का, और उससे लेस देन करना चाहते हो, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो 3 स्लेब हो गए इन केस ऑफ बिजनेस। अब इन केस ऑफ सर्विस, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इन केस ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ सर्विस कि टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट किसको है, और सर्विस को नोटिफाई भी किया गया है, कौन कौन सी सर्विस इन्वॉल्व है, वो इनकम, वो हमारे ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर की गए हैं। अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बहुत सारी प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशन है जो हमारे नोटिफाई किए गए हैं। और ये टैक्स ऑडिट और बुक फाइनलाइजेशन का कोर्स है हमारा, और ये संडे संडे कोर्स रहेगा। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो तो हमारी वीएमई क्लासेस के थ्रू इन्वॉल्व हो सकते हो, और मेघा, मिस मेघा जी से, हमारी जो फैकल्टी है, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अभी तो ये मैंने आज आज आपको बेसिक बताया, तो इसके आगे तो मैं आगे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच, ड्यू डेट वगैरह क्या होती है, कैसे करना होता है टैक्स ऑडिट टैली में, बुक को फाइनल करके उसके आगे का प्रोसेस ये क्या करता है। बहुत से अकाउंटेंट होते हैं जो, जिनको पता नहीं होता है कि टैक्स ऑडिट होता क्या है, तो इस कोर्स में अकाउंटेंट को सबसे बेनिफिट होने वाला है कि उन्हें, अब वो इस तरह से बुक पहले ही फिनिलाइज कर लेंगे, जिससे सीए के हैंड पे जाती, सीए को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। या फिर जो अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, और या फिर न्यू सीए बने हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को सेट करना चाहते हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए टैली, बीजी और जो भी अदर सॉफ्टवेयर यूज होता है इंडस्ट्री में, उसमें बुक को फाइनल करके टैक्स ऑडिट के प्रोसेस तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो इस कोर्स में हम ये लाने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज हमने क्या पढ़ा, टैक्स ऑडिट का ओवरव्यू। ओवरव्यू में ऑडिट पढ़ा। ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद ओवरव्यू देता है ऑडिटर, जिसे हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में वो अपने ओपिनियन देता है, किसको, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। उसमें फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ा। टाइप्स ऑफ ऑडिट में जो लॉ और प्रोविजन के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, और कुछ वॉलेंट्री होते हैं। देन हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट। रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट के बाद, टैक्स ऑडिट करा किसका जाए, बुक्स का करा जाता है। अब बुक्स किसको मेंटेन करनी है, एवरी पर्सन को मेंटेन करनी है, उसकी भी डिफाइन है चीजें। लेकिन इन एज पर इंडियन मार्केट में एवरी पर्सन को, मेरे हिसाब से बुक्स को अपनी मेंटेन करना चाहिए। अब बुक्स में मेंटेन क्या किया जाता है, बुक्स में मेंटेन किया जाता है केस बुक, डे बुक, जर्नल, लेजर, ये सब बुक्स में मेंटेन किया जाता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने टैक्स ऑडिट की वो टर्न, टैक्स ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, रिक्वायरमेंट किसको है, तो हमने आज इन केस ऑफ बिजनेस पढ़ा है, इन केस ऑफ बिजनेस। अब इन केस ऑफ सर्विस का हम नेक्स्ट लेक्चर में इन केस ऑफ सर्विस लेंगे। देन धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे आ जाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, कैसे बुक्स फाइनल करना है, तो वो चीजें होंगी। और अगर आपको इस कोर्स में इन्वॉल्व होना है, तो आप हमारी वीएमई क्लासेस के थ्रू, पोर्टल के थ्रू इन्वॉल्व हो सकते हो। मिस मेघा जी से कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको पूरे प्रैक्टिकल डाटा पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है जी, अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। असाइनमेंट भी जी, शिवम जी, असाइनमेंट भी मिलेगा आज। जस्ट मैंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताया, सॉरी ओवरव्यू दिया है। मैं जस्ट पूरा थ्योरेटिकल लेना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल कोई भी थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे प्रैक्टिकल आना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता तो आप अपनी प्रैक्टिस क्या इस मार्केट में ही, मार्केट में काम ही नहीं कर पाओगे। आप प्रैक्टिकल ही नहीं पता, आप अच्छे पैकेज पे नहीं पहुंच पाओगे। तो असाइनमेंट भी दिया जाएगा आपको प्रॉपर। ये तो जस्ट आज मैंने ओवरव्यू दिया है। ठीक है जी, आगे आगे क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, आगे आगे क्लास तो। और इसके ये जो नोट्स है, ये जो ये नोट्स है, ये मैं अपलोड करवा दूंगा फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करके। ठीक है जी, जो ओरिजिनल नोट्स हैं इसके, जो हमें बेसिक पता होना चाहिए टैक्स ऑडिट करने के लिए, तो वो मैं अपलोड करवा दूंगा पोर्टल के थ्रू ऊपर। ठीक है जी,
ठीक है जी, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।